कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, यानी क्रॉस डिसेबिलिटी प्रारंभिक या शीघ्र हस्तक्षेप सेवा का आयोजन। अब इसमें जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग टाइप्स की जो दिव्यांगताएं या डिसेबिलिटी हैं उसको डायग्नोज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी को आगे लाया गया है। मतलब एक प्रकार से पता लगाया गया कि जो नीड्स हैं, जो भी डिसेबल पर्सन है उस डिसेबल पर्सन की नीड्स का पता लगाना, उसकी डायग्नोसिस प्रोसेस का पता लगाना, उसके ट्रीटमेंट का पता लगाना, मतलब वो सारी चीज़ें उसके बारे में, मतलब जो बैरियर्स हैं उसके बारे में पता लगाना किसी ने। उसमें जैसे मॉडल हमने, मतलब एक प्रकार से जो डिसेबिलिटी से संबंधित मॉडल है, जैसे मेडिकल मॉडल है या फिर आप पर्सनल डायग्नोसिस है, उसमें हार्म एंड यूज़, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे एविडेंस बेस फाइंडिंग डियर आउट दैट डिसेबिलिटी burden can be reduced through early intervention for child at risk with developmental delays and with disabilities. क्योंकि अप्रोचिंग मेथड है, अर्ली इंटरवेंशन है, अर्ली इंटरवेंशन बेसिस है और डेवलपमेंटल बेसिस है। बस थोड़ा सा ये है कि जो क्रॉस डिसेबिलिटी वर्ड है वो थोड़ा सा इससे अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा मेडिकल मॉडल से, क्योंकि ये थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे कि मेडिकल इंटरवेंशन पर सिर्फ फोकस रहता है, क्योंकि डायग्नोसिस प्लस मेडिकल इंटरवेंशन। बस मेडिकल मॉडल में क्या है कि मेडिकल मॉडल में क्या मानता है, सिर्फ ये मानता है कि जो डिसेबल है उसको ठीक कैसे करना है और डिसेबल पर्सन को किस प्रकार से क्या सुविधा दे सकते हैं, तो वो तो उसमें है। लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है, इसका थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे पता लगाना है कमी कहाँ है, डायग्नोज करना है। उसमें इतना नहीं है जितना इसमें है। क्योंकि अब ये है कि आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी नहीं, अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके पास कुछ एबिलिटी तो है, कुछ ना कुछ तो एबिलिटी है। भाई एक डिसेबल पर्सन है, चाहे वो एलडी है या सीपी है, एमआर है, कुछ कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसके पास कुछ एबिलिटी तो है, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस तो है, कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए तो है, उसके पास सोशल इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म तो है। क्योंकि सबका एनवायरनमेंट किस आधार पर, किस बेस पर तय होता है, ये तय होगा आपके एनवायरनमेंट इस बेस पर। तो कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या करेगी, क्रॉस डिसेबिलिटी इसमें हर एक डिसेबल का अलग अलग व्यूज लेगी, हर एक डिसेबल का अलग अलग टेस्ट होगा, अलग अलग पता चलेगा। वो जेंडर बेसिस होगा, वो उसकी कैटेगरी बेसिस होगा, उसमें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चीज़ों पर टेस्ट होगा, अन्य फैक्टर पर भी काम किया जा सकता है। बस इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है सिर्फ कि कम्युनिटी में, समुदाय में डिसेबल पर्सन को बढ़ावा देना। क्योंकि जो इसकी नीतियाँ हैं, जो इसके नॉर्म्स हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे किस पर डिपेंडेड हैं, वो डिपेंडेड हैं कि एक डाइवर्सिटी, आइडेंटिफाइड डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना है, कि विविधता की पहचान करनी है, और जिससे जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल पर्सन के प्रति एक ऐसी समझ, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग को पैदा करना है, बताना है, समझाना है,
जो लोगों के मन में बैठा हुआ है उसको बाहर निकाल देना है। क्योंकि यहाँ पे एक क्या करना है कि एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा पॉइंट व्यू देना है जो सर्विसेज हैं या एनवायरनमेंट है या फिर इंक्लूसिव सेटअप है, जो सभी के लिए अच्छा हो, बेहतर हो। चाहे उससे कोई डिवाइसेस हो या कम्युनिकेशन हो या फिर आपका ट्रेवल्स हो, तो मतलब किस आधार से उनको भी जोड़ा जाए, उनको भी ऐड किया जाए। बस ये मानना है क्रॉस डिसेबिलिटी का कि उसकी पहचान करनी है, पहचान करके उसको भी आगे लाना है और पता लगाना है कि क्या हम एक दिव्यांग पर्सन के लिए, एक डिसेबल पर्सन के लिए कर सकते हैं। बस उसका मतलब उसकी ज़रूरतों का पता करना है, उसके बारे में सारी डिटेल, बेसिक डिटेल। जैसे कि नॉर्मली हम पेशेंट लेके जाते हैं और वो पेशेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स, टेस्ट वगैरह है ना होते हैं, तो वो क्या है एक डायग्नोसिस प्रोसेस, ऐसे ही डायग्नोसिस प्रोसेस इनका होना चाहिए। सीधी सी बात है, ज़्यादा घुमाव फिराव की स्थिति है नहीं। बस ये है कि जो डिसेबल पर्सन है उनको भी समाज में भाग मिल सके, सोसाइटी में बैठने लायक बन सके, वो भी ऐसा हो कि हाँ उनको भी एक अच्छी डायरेक्शन मिले, प्लस सोसाइटी मिले, प्लस उनको भी रेस्पेक्ट मिले। भाई यहाँ किस चीज़ से मिलेगा? जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जब हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई डिसेबल पर्सन कहीं पे बैठा है या 2-4 पर्सन बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं, अगर उनके पास में कोई डिसेबल पर्सन है और उसके मजाक बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। अगर वो एक 3 के बीच में अगर एक व्यक्ति से पहुंच जाता है जो डिसेबल को सपोर्ट कर रहा है कि, तो वो क्या है, उत्साहित होता है। बस यहाँ पे लोगों की मतलब एक प्रकार से भागीदारी उनकी बढ़नी चाहिए, कैसे भी हो उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। क्रॉस डिसेबिलिटी इस आधार पर अर्ली इंटरवेंशन करती है, प्लस वहाँ पे एक्सपीरियंस से चीज़ें होंगी, जो नहीं एग्रेसिव मूड नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बैरियर्स हैं। अब बैरियर्स कैसे हैं, जैसे आप कोई एनजीओ चला रहे हो, आप सोचते हैं कि भाई जो डिसेबल पर्सन है हम इनके लिए कुछ करें। अगर आप एनजीओ चला रहे हो या फिर कोई ऐसी संस्था चला रहे हो कि हम इनके, तो आपके सामने बहुत सारे बैरियर आएंगे। जैसे कोई बता सकता है, 1-2 बैरियर बता सकता है कोई, कैसे बैरियर आ सकते हैं? भाई कोई आप एनजीओ चला रहे हो, एनजीओ ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आप चाहते हैं कि डिसेबल पर्सन के लिए हम कुछ करें, उनके लिए कुछ हेल्प करें, या फिर उनको सोसाइटी में या फिर उनको मतलब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर आप लेके जाएं, तो क्या बैरियर आ सकते हैं? कुछ 1-2 बैरियर बताएंगे? क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड सारी चीज़ें हैं। बता सकता कोई भी बता दो। ये आकांक्षा के नाम से कौन है? आकांक्षा के नाम से एक बार हैंड रेज करना, कौन है एक बार बताना, माइक अनम्यूट करो। आवाज़ आ रही है मेरी अभी तक? प्रगति, आवाज़ आ रही है?
रिया क्या फीडबैक देंगे इसमें? बस फीडबैक लिखते हैं आप लोगों का। जैसे क्रॉस डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, क्रॉस डिसेबिलिटी मतलब एक प्रकार से क्या है, सपोर्ट से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इंक्लूसिव से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन के डिवाइसेस से रिलेटेड है। क्या बताएंगे इसके बारे में? जैसे है जिसमें वो फिजिकली है, फिर इमोशनल है, कोग्निटिव है, मतलब इसमें वो शामिल वो लोग हो जाएंगे जो इस प्रकार से बैरियर से गुजर रहे हैं। तो क्या बैरियर आ सकते हैं कि अगर हम NGO चला रहे हैं, अगर उस बच्चे की हम हेल्प करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की हम हेल्प करना चाहते हैं, 2-4 बैरियर बता सकते हो मुझे कोई भी? क्या ऐसा है कि नहीं, बता सकते हैं आप? रिया बताएं। लक्ष्य तनु धनकर चलो कोई नहीं। देखो इसमें है ना, अगर कोई NGO वगैरह चला रहे हैं, कोई चीज़ें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या यूजफुल है क्या नहीं है, तो उसकी सबसे पहले तो बैरियर ये आएगा कि लोगों की नैरेटिव जो पूरे पॉइंट हैं वो सामने आते हैं। लोग जो है ना मतलब अलग अलग थिंकिंग के हैं, वो सोचते हैं कि मतलब ये क्या काम इन्होंने किया है, शुरुआत की है, क्या ये करेंगे, किन के लिए करते हैं। तो लोगों के हर तरह के लोग आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे और नेगेटिव भी आपको मिलेंगे। अब NGO की अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन पर डिपेंडेड ही है, चाहे वो मान लीजिए हम कोई इंक्लूसिव सेटअप लेके चल रहे हैं या वो मान लीजिए, तो सीधा सा एक मेन मोटो यहाँ पे कहा जाएगा कि बैरियर तो है, बैरियर क्या है, एक कम्युनिटी बेस्ड बैरियर है। दूसरा फाइनेंशियली बैरियर बहुत ज़्यादा आता है कि उसके उनके लिए रहने के लिए, उनके खाने की उनकी व्यवस्था करनी है, उनके लिए रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए हमें, है ना, उसके उनको मतलब कपड़े भी चाहिए, उनको सारी चीज़ें मतलब फाइनेंशियली सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो मेरा फाइनेंशियली चीज़ें वो नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम खुद से अफोर्ड कर पाए तो फिर तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो हम किसी न किसी ट्रस्ट के माध्यम से जोड़ते हैं, जो आने वाले टाइम में फिर उस चीज़ को एक्टिव करता है। तो बैरियर तो है, कम्युनिटी बेस्ड बैरियर है। तो फैमिली का भी जो जिस भी फैमिली से वो बच्चा है या व्यक्ति है, वो भी एक बैरियर ही माना जाता है कि वो भी चाहते कि नई डिसेबिलिटी को छिपा लें, बताएं ना, वो भी बैरियर ही है कि बहुत मुश्किल होता है कि बहुत बार क्या होता है कि सोसाइटी में आप गए और सोसाइटी में कम से कम 5 डिसेबल पर्सन है, अब वो 5 डिसेबल पर्सन आपको निकालने मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति क्या अगर डिसेबल पर्सन भी है तो वो बताना नहीं चाहते, तब भी वो एक बैरियर के रूप में पॉइंट होता है कि हमारे सामने क्योंकि इस बैरियर से, इस बस्ती से, इस कस्बे से हमें क्या करना है, 5 वो निकालने हैं। हमें पता चला कि 5 यहाँ पर डिसेबल पर्सन है, तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको अर्ली इंटरवेंशन करेंगे किस मेथड से, क्रॉस डिसेबिलिटी के मेथड से। प्लस उन बच्चों के लिए एक नई सीख का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जो अच्छा माहौल हो, मतलब एनवायरनमेंट बेस्ट हो, किसी प्रकार का शोरगुल ना हो, एक अच्छा वातावरण आपको वहाँ पे निर्धारित करना पड़ेगा। और प्लस उनकी जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो
स्कीम्स हैं उनको भी यूज करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जैसे पेंशन बेस होता है, पेंशन बेस नहीं मिल पाते, पेंशन दूसरे पे खा रही है, उनकी पेंशन नहीं मिल पाती उन बच्चों को। तो बहुत सारी हैं चीज़ें, क्योंकि आपको और चीज़ों का UDID कार्ड नहीं है। बहुत सारे डिसेबल पर्सन ऐसे हैं जिनके पास आज तक भी UDID कार्ड नहीं बने, ठीक है ना, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी को दर्शाने के लिए UDID कार्ड बनता है कि कितनी % है, 60 है कि 70 है कि 80 है कि 90 है। तो वो UDID कार्ड भी उनके पास नहीं है, तो वो क्या कर देंगे। उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर आप इस बेसिस पे काम करना चाहते हैं तो। लेकिन क्योंकि मैं कहता हूँ कि इस फील्ड में देखो बैरियर फुल है यहाँ पे, क्योंकि बैरियर तो है, समस्या भी है बहुत सारी। हमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता दी कि फाइनेंशियल ज़्यादा आती है। भाई व्यवस्था तो आप अगर आप कोई चीज़ व्यवस्था करेंगे, चाहे वो अगर थोड़े भी करनी हो, तो अगर ज़्यादा है तो थोड़े में भी काम नहीं चल रहा है। अगर 10 बच्चे आप 15 बच्चे 20 बच्चे मान के चलिए आप किसी NGO से कनेक्ट हैं और जोड़ रहे हैं और उनको खिलाने के लिए वो सारी व्यवस्था करने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो भी बैरियर है। कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे। जो दिव्यांगजन अधिकारी हैं उनसे डिस्कस कीजिए, वहाँ के DM से डिस्कस कीजिए, वहाँ की जो मेंबर्स हैं, जिस स्टेट में भी आप, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे पोर्टफोलियो तैयार करना होता है। और यहाँ पे जो जटिलताएं हैं, जो मतलब एक कम्युनिटी बेस की या इंक्लूसिव की या फिर उनको इक्वल की या फिर मतलब एक प्रकार से सारी चीज़ें व्यवस्थाएं करना एक दृष्टिकोण के रूप में मतलब एक चुनौतियों भरा है। बस वहाँ पे क्या है, समावेशी और न्याय संगत एक ऐसा समाज क्रिएट हो जिसमें उनको न्याय मिले, उनको मतलब उनके लिए कोई ना कोई बोले, उनके लिए कोई ना कोई करे। अब हम किताबी जो भाषाएं हैं उनको तो हम कर लेते हैं, लेकिन असलियत में वर्तमान में चीज़ों पर कोई फोकस इतना है नहीं। वो चीज़ें मतलब एक प्रकार से क्या है, वो चीज़ें छूटती जा रही हैं। क्या है, छूटती जा रही हैं। जैसे जैसे वो चीज़ें छूट रही हैं ना, वैसे वैसे हम भी लेफ्ट हो रहे हैं। फिर क्यों उठ रही हैं, क्योंकि हम जो मतलब हम नैरेटिव पॉइंट की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अरे बताओ हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। मतलब वो चीज़ें हमारे माइंड में पहले से इन्वॉल्व हो जाती है कि हम कैसे आगे इनके लिए करें। तो ये क्रॉस डिसेबिलिटी है, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कम्प्लीटली हमारी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें, अगर हम क्रॉस डिसेबिलिटी की प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं का आयोजन, सर्विसेज क्या हैं, अर्ली इंटरवेंशन, क्रॉस डिसेबिलिटी एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज क्यों ज़रूरी हैं, क्या सेवाएं उनके लिए ज़रूरी हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ज़रूरी है, समस्या के साथ समाधान ज़रूर चलता है। उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको उन पर ध्यान देना है। उनके लिए मतलब एक प्रकार से क्या करना है, तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसमें उनकी क्षमताएं होंगी, उसकी नीड्स होगी, उनके लिए सर्विसेज हो, उनको आइडेंटिफाई करना है, तब आप जाके फर्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे। पहले पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, नीड का पता लगाइए
और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उनको रोकिए। नकारात्मक जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनको रोकने का काम भी करना पड़ेगा। सबसे पहला आ जाता है कि सेवाओं का क्षेत्र परिभाषित करें, मतलब जो सर्विसेज हैं उनको कैसे डिफाइन आप करेंगे। क्योंकि क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सर्विसेज में एक व्यवस्था बनानी जाएगी जो एक सबसे बेस्ट पॉइंट होगा, बेस्ट फीचर्स के लिए, बेस्ट आने वाले टाइम के लिए उनके लाभदायक होगा। जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है या फिर इमोशनल है, कोग्निटिव है या फिर डेवलपमेंटल है, मतलब वो हर तरह के जो डिसेबल पर्सन है उनको इंक्लूड किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक या दो डिसेबिलिटी वाले को आप इंक्लूड कर रहे हो और को नहीं कर रहे हो, तो आपको वो भी करनी पड़ेगी। इनका मानना है कि आप उनको भी सर्विसेज दीजिए, उनको भी सेवाएं दीजिए। और दूसरा एज फैक्टर, जिनकी एज उस सर्विसेज को लेने की है उस एज तक का क्राइटेरिया बनाइए कि इतने यहाँ तक ये पात्र होंगे, इनको ही मिल पाएगा, बाकी को नहीं मिलेगा। मतलब बच्चों पर, जो यूथ है उस पर, जो मैच्योर है उन पर, चाइल्ड, यूथ एंड मैच्योर, इन पर जो ये बड़ी आबादी है, जो बड़ी स्ट्रेंथ है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए उनकी नीड के अनुसार आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे साझेदारी क्या करेंगे भाई, साझेदारी कैसे करेंगे इनके लिए। साझेदारी करते हैं कि उन बच्चों के लिए जो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज हैं वो किसके आधार पर चलेंगी। अब आधार क्या होगा, वो एक स्पेशल एजुकेटर हो सकता है, वो एक मेडिकल हेल्थ प्रोफेसर हो सकता ऑफिसर हो सकता मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हो सकता है, या फिर कम्युनिटी मेंबर हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है। ये जो उनको सर्विसेज देंगे ये ही लोग करेंगे, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि फाइनेंशियली भी आपको ठीक कर रहना पड़ेगा और कहने से नहीं होगा, सिर्फ वो करने से होता है, कहने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब तक वो चीज़ें सामने ना हो तब तक वो नहीं हो पाती। भाई सीधा सा अर्थ निकल के आता है ना कि डिसेबल पर्सन जो है उसके लिए सर्विसेज लागू कराना और उसको वो चीज़ें दिलवाना। अब मैंने कोई बोल दिया कि ये काम हो जाएगा, अब हो थोड़े जाएगा, बोलने से थोड़े ही होगा। जब तक हम उस पर कोई डिस्कस या कोई काम वर्क नहीं करेंगे तब तक वो होगा ही नहीं, या हो जाएगा। आप घर का कोई काम है और आप इच्छा होगी काम हो जाएगा जल्दी से, हो जाएगा कहते नहीं होगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत बार क्या होता है कि सबसे नीड सबसे यही इसी चीज़ की पड़ती है कि आप किस बेसिस पर काम कर रहे हो। एक डिसेबल पर्सन के लिए एक टीचर की बेसिस पर काम कर रहे हो, एक एजेंसीज के ऊपर काम की बेसिस पे काम कर रहे हो, हेल्थ सर्वेंट के ऊपर काम कर रहे हो, नर्सिंग के फील्ड में काम कर रहे हो, स्पेशल एजुकेटर के रूप में काम कर रहे हो, इसकी फोल्डर के रूप में काम कर रहे हो। तो काम करने वाला कौन सा है, वो आपके पास बेसिस क्या है। अब ये कह रहा है कि
फाइनेंशियल जो सोर्सेज हैं वो भी उनको आइडेंटिफाई करना। पॉइंट दे दिया ना इसने कि फंडिंग स्रोतों की पहचान करना। अब अर्ली इंटरवेंशन में जरूरी क्या है? फंडिंग। अब यहाँ पे क्या है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी के आधार पर अनुदान मिला हो, फंड मिला हो, या निजी संस्थानों के द्वारा दान दिया गया हो। है ना कि गाँव में अगर 100 घर हैं, 200 घर हैं, तो क्या करते हैं कि चलो भाई 50 सारे मिला के अपना थोड़ा थोड़ा वो कर लेते हैं, इसको हम निजी दान बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे फंडिंग सोर्सेज को लागू करना है। फंडिंग बेस पर आपको अर्ली इंटरवेंशन होगा, क्योंकि उसमें जो काम करने वाले उनको सैलरी भी चाहिए, उनको सारी चीज़ें चाहिए। ऐसे तो है नहीं कोई फ्री करेगा। और उनको सिक्योर भी रखना है। जो भी सोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्स हैं, उनको लागू करना पड़ेगा। उनके लिए एक बजट बनाना पड़ेगा कि हम वर्ष में, हम एक साल में कितना काम करेंगे, किस फील्ड पे काम करेंगे, और इन डिसेबल पर्सन के लिए कितना काम करेंगे। तो वो एक पूरा प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। क्योंकि एक साल भर की बजट पॉलिसी को लागू करना होगा। एक साल के अंदर जो भी खर्चा होगा, कहते हैं ना अकाउंटेंट बन गया, एक अकाउंटेंट आपको वहाँ पे बनाना पड़ता है जो पूरे साल का हिसाब किताब रखे। अब रेफरल और इनटेक प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे करना क्या है, इसमें करना होता है कि जो भी ऐसा पर्सन है जो डिसेबल पर्सन है, उसकी पहचान करनी है, और उसके लिए कौन सी सर्विसेज बेस्ट है, उनको उसकी जो नीड है उसके हिसाब से। इसको हम रेफरल डायरेक्शन या रेफरल वे भी बोलते हैं। अगर हम ये 3 से 4 पॉइंट को कवर कर जाते हैं तो फिर हमारा लास्ट में पॉइंट आ जाता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एंड पर्सनल प्लानिंग डेवलपमेंट की मूल्यांकन करें और व्यक्तिगत योजना को विकसित करें। अब मूल्यांकन क्या करें? क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे डिसेबल पर्सन को कोई सेवा दे रहे हो, कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो सबसे पहले उसकी नीड का प्लस उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और उसके लिए पर्सनल प्लानिंग क्या है, पर्सनल प्लानिंग डेवलपमेंट क्या है, उसका मूल्यांकन करना है, एवोल्यूशन करना है। पता तो लगे कि इसको किस किस चीज़ की आवश्यकता है। कहीं हम एक डिसेबल पर्सन को स्कूल में, जैसे स्कूल में स्पेशल स्कूल होते हैं, स्पेशल स्कूल में अगर बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, अगर 30 बच्चे हैं, 30-40 बच्चे हैं डिसेबल हैं सारे, आप उनको कैटेगरी वाइज मतलब उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी डिसेबिलिटी प्लस उनको, हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को उनकी नीड प्लस उनको आइडेंटिफाई, ठीक है, उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको इसको ये चीज़ देनी है, इसको नई चीज़ देनी है, इसको ये चीज़ है। सबको सेम नहीं दे सकते, क्योंकि सेम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सबकी पहचान अलग अलग है, सबकी आइडेंटिफाई अलग अलग, सबको आइडेंटिफाई अलग अलग किया गया है। किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है।
तो यहाँ पे ये भी इवोल्यूशन करना है। जो प्राइमरी सर्विसेज है वो सबसे पहले देनी है, जो प्राथमिक सर्विसेज है, जो प्राथमिक सेवा है वो सबसे पहले देनी है। और साथ ही साथ जब भी आप कोई प्लानिंग या कोई भी सर्विसेज दें तब उसकी उनके फैमिली मेंबर को भी वहाँ पे इन्वॉल्व कीजिए। तब उनके फैमिली मेंबर को भी वहाँ पे इन्वॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है जो भी सर्विसेज हैं उनकी एक चेन बनाना। भाई कितने टाइप्स की आप सर्विसेज दे रहे हो, होम बेस्ड दे रहे हो या फिर स्कूल बेस्ड दे रहे हो या फिर कम्युनिटी बेस्ड दे रहे हो, किस बेसिस पे दे रहे हो, तो उसकी भी एक चेन बनाना। क्या एजुकेशनल बेस्ड दे रहे हो या फिर मेडिकल बेस्ड दे रहे हो। अब ये यहाँ पे कौन करेगा, अनट्रेंड तो करेगा नहीं, ये जो यहाँ पे वर्क करेगा वो करेगा ट्रेंड पर्सन, जो भी इस प्रोफेशन से जुड़ा है। अब साहब बीच बीच में क्या किया जाए, बीच बीच में उन सेवाओं की निगरानी भी की जाए और उसको इवोल्यूशन भी किया जाए। उनका जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उन सेवाओं की क्या निगरानी पता भी रहना चाहिए, आप क्या कौन सी सर्विसेज दे रहे हो उसके आधार पर, और साथ बीच बीच में आपको इवोल्यूशन भी करना होगा। और जो भी आप वो कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, उसी बेसिस पर क्या बनाया जाए, एक सर्विसेज डाटा बनाया जाए। अब वो सर्विसेज डाटा पर स्टूडेंट बना जाए, पर पर्सन बनाया जाए। और उनमें क्या सुधार किया जाए, उनके लिए क्या और अच्छा किया जाए, उस पर डिस्कस किया जाए। और साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही साथ फैमिली मेंबर को भी इन्वॉल्व करना है। इसको फैमिली मेंबर को भी इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है 4.3 स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज एंड ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या है, जांच, इसकी डिसेबल पर्सन की जांच करनी है। जो भी डिसेबल पर्सन है उसकी डिसेबिलिटी लेवल की जांच करनी है। उसमें कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, कई प्रकार की जांचें हो सकती हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, डिफरेंट लेवल लेके चलना है, उसकी एज को लेकर के चलना है, उसकी नीड को लेकर के चलना है। तो स्क्रीनिंग क्या है कि स्क्रीनिंग refers to the use of standardized assessment to identify delays in development that may indicate need for further evolution।
स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द असेसमेंट प्रोसेस. इट इज ए फास्ट, efficient way to identify students who may have disabilities and should undergo further testing. तो यहाँ पे सबसे पहला जो आएगा वो आ जाएगा आपका मेडिकल स्क्रीनिंग. अब ये जो मेडिकल स्क्रीनिंग है जो तो स्पेशलिस्ट के द्वारा होती है. अब इसमें फिजिकल टेस्टिंग हो सकती है, रेडियोलॉजिस्ट टेस्ट हो सकता है, लैब टेस्ट होगा और अन्य मेडिकल स्क्रीनिंग हो सकती हैं. इसमें शारीरिक परीक्षण, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, लैब टेस्ट और अन्य चिकित्सकीय प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं. अब जो भी चिकित्सक है, जो भी डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो जो डिसेबल पर्सन है उसके टाइप्स को पता लगता है, उसके कारण को पता लगता है, उसके जो सिम्टम्स हैं उनकी पता लगाने में मदद करता है और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए कहता है. तो मेडिकल स्क्रीनिंग में तो ये होगा. एजुकेशनल स्क्रीनिंग में क्या होगा? एजुकेशन स्क्रीनिंग में एजुकेशन एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखना होगा. जो भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, थिंकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एजुकेशन बेसिस फील्ड से जुड़े लोग हैं, जो ट्रेंड हैं, एजुकेशन नीड्स का पता लगाने, बच्चे की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनका पता लगाने, उनके लिए टेस्ट, मतलब एक प्रतिस्पर्धा में दो बच्चे को आमने सामने बैठाया गया, एक अच्छा सा टेस्ट ले लिया गया, ओरली या रिटन. अब ओरली या रिटन स्किल्स इवोल्यूशन भी हो सकता है, जिसमें यहाँ पे बच्चे की क्या पता लगाना, हमें एजुकेशनल नीड्स का पता लगाना है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी का पता लगाना है. किसके आधार पर? बच्चे के इवोल्यूट के आधार पर बच्चे का इवोल्यूशन करना है. अब यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज की आवश्यकता भी पड़ सकती है. तो एजुकेशनल स्क्रीनिंग में हमारी यही चीज़ें आ जाएंगी कि हम यहाँ पे बच्चे के लिए क्या करें, स्पेशल स्कूल की नीड भी हो सकती है, इस विशेष शिक्षा की स्पेशल एजुकेशन स्क्रीनिंग की आवश्यकता पड़ सकती है. अब नेक्स्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग. अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग की बात करेंगे. मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान में रखना है. मेंटल एबिलिटी की जांच करनी है, मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग करनी है. किसके द्वारा होगी? जो भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लोग, जो मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे. अब यहाँ पे बच्चा जो भी व्यक्ति है उसकी वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, एजुकेटेड है या नहीं है, वो भी ध्यान रखना है. प्लस उसका आकलन करने के, उसका इवोल्यूशन करने के लिए उसके बिहेवियर की जांच भी की जा सकती है. जो भी मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग में जो भी मानसिक स्वास्थ्य से, मेंटल हेल्थ से पीड़ित है, रोगी है, बीमार है, उसकी हम किससे, उसके बिहेवियर से जांच करेंगे, बिहेवियर से एक्सपेरिमेंट करेंगे.
नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल स्क्रीनिंग। फंक्शनल स्क्रीनिंग में डेली बेसिक स्किल्स आ जाती हैं, डेली का रोजाना। अब यहाँ पे डेली बेसिस की स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी। उसकी डेली मूवमेंट्स इवोल्यूशन आप वहाँ पे कर सकते हैं, डेली मूवमेंट इवोल्यूशन। सोशल एंड वोकेशनल स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं, सोशल एंड वोकेशनल स्क्रीनिंग। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे की जांच, जो डिसेबल पर्सन है उसकी स्क्रीनिंग करनी है, किसकी बेस पर, उसके सोशल एंड वोकेशनल क्षमता को देखना है। सोशल रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स एंड नीड्स। इसमें सोशल रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स एंड नीड्स। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल नीड्स के ऊपर काम करना है। क्योंकि पर्सन नीड पर काम करेंगे, व्यक्ति की आवश्यकता पर काम करेंगे, तो उसकी प्रॉब्लम भी सामने आएगी। और उसके लिए हेल्प भी कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। जैसे हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ या फिर फंक्शनल असेसमेंट, तो ये इवोल्यूशन बेसिस पर काम आ जाएगा। चीज़ें वही हैं, जांच वही है, स्क्रीनिंग वही है, बस वहाँ पे असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज है। जो चीज़ें हमने स्क्रीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी में बताई, वही चीज़ें आपकी असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी में है। बस वहाँ पे इवोल्यूशन करना है आपको। स्क्रीनिंग ऑफ ट्वाइस एक्सेप्शन। स्क्रीनिंग ऑफ ट्वाइस। अब यहाँ पे पहचान आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा, चुनौती भरा हो जाएगा। परेशानी वहाँ पे आएगी कि जहाँ पे हम एक बच्चे की 2 डिसेबिलिटी का पता लगा रहे हैं। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें 2 से 3 डिसेबिलिटी हो, या 2 से 3 एक ऐसा एरिया हो उसका जिसको वो कवर नहीं कर पा रहा है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या फिर मैथ हो, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट हो, काउंटिंग बेसिस हो, तो वहाँ पे लर्निंग में डिफरेंसिंग नहीं हो पा रहा है उसकी, कि मतलब वो सिंगिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मतलब वो मतलब बीच वाला हिस्सा उसका नॉर्मली वो किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा है, ना सिंगिंग कर पा रहा है, ना फिर वो काउंटिंग
काउंटिंग बेसिस कर रहा है, वो मतलब एक प्रकार से अंदर क्या है, वो सामने दिख रहा है कि हाँ ये इस चीज़ को सीखने में असमर्थ है। सीखने में असमर्थ है। तो यहाँ पे दो बच्चों की अगर हम यहाँ पे देखें तो उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उचित यही है कि उसका सोशल एंड इमोशनल, एजुकेशनल, सोशल एंड इमोशनल डिफरेंस का पता लगाए। तो यहाँ पे कई स्टेप्स में उसका स्क्रीनिंग किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन बेस होगा वो होगा, एक तो जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो किस प्रकार से बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे क्या स्टैंडर्डाइज डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं जो उनके उपयोग में लिए शामिल किए जा सकते हैं, यूजेज के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो उसके लिए स्क्रीनिंग टूल्स, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट, ये चीज़ें हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टूल्स, रेटिंग स्केल्स और चेकलिस्ट और क्वेश्चन मेथड। अब ये करना क्या होगा, ये उन बच्चों के लिए उनकी विशेषताओं का पता लगाना, उनकी डिसएडवांटेजेस को पता लगाना, उनका ऑब्जर्वेशन करने बेस पर होता है ये। मतलब स्क्रीनिंग टूल्स, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट आसान हो जाएगी, लेकिन स्क्रीनिंग टूल्स और रेटिंग स्केल्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है वो हिस्सा है किसका, बच्चों के साथ काम करने का। आपको बच्चे को भी इंक्लूड करना है, उसके पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना है, तब ये टेस्ट होगा। चाहे वो आप उसके घर पे कर ले, चाहे वो आप स्कूल में क्लासरूम के अंदर कर ले, या फिर आप खेल के मैदान में कर ले, या फिर सोशल एक्टिविटीज के द्वारा कर ले। लेकिन करेगा वही टीचर कर सकता है, वही प्रोफेशनल फील्ड से जो इस प्रोफेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ है, ना कि अदर कोई। बाकी कराएंगे कल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन है? थोड़ा सा सब्जेक्ट आपको अलग सा लग रहा होगा। अलग सा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग है। एक तो ऑब्जर्वेशन बेस है, स्क्रीनिंग है और टूल्स बेस है, और इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा होना है। इस सब्जेक्ट में यही चीज़ें आती हैं कि बच्चे की लर्निंग के लेकर के उसकी पूरा एक फैक्टर तैयार करना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग।